हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। आई एम योर होस्ट फरहान अहमद। और आज जिस तरह के मैंने बात की थी आपसे पहले कि हम एक वीडियो करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। और मैंने कहा था कि हम उसमें पॉजिटिव्स भी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव्स भी डिस्कस करेंगे। आज वही वाली वीडियो होने वाली है। ज्यादा इसमें इन डेप्थ एनालिसिस आपको शायद ना मिले, क्योंकि मैं पिछले 5 दिन का जब गेम कवर कर रहा था, हर डे के एंड पे एक वीडियो कर रहा था, तो उसमें काफी डिटेल से बातें होती रही हैं। बट स्टिल इसमें हम कुछ बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो उन पे बात करेंगे और काफी सारी बातें हमारे पास आज करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को जनाब पॉजिटिव्स के साथ। तो जो पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट पॉजिटिव हमारे सामने आया इस टेस्ट मैच में, वो है जनाब पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की अप्रोच विद द बैट। भाई ये बहुत ही जबरदस्त अप्रोच थी। पाकिस्तान जिस तरह 4.5 और ऑलमोस्ट 5 पर रन रेट पे चल रहा था, बेहतरीन किस्म की एक इनिंग्स चल रही थी पाकिस्तान की। और इवन तो साइम अयूब की विकेट बहुत जल्दी गिर गई थी, 8 रन पे पहली विकेट गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब जिस तरह पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, प्रेशर में नहीं आया, ये एक अच्छा पॉजिटिव था पाकिस्तान की तरफ से। और इसी के साथ हम अपने दूसरे पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, और वो है शान मसूद के क्रूशल रन्स। जो शान मसूद ने 151 रन स्कोर किए पहली इनिंग्स में, वो बहुत ही ज्यादा नीडेड थे उनके लिए और पूरे पाकिस्तान के डग आउट के लिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी बात की थी कि जब शान ने सेंचुरी की थी तो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल दिखाया गया था वो बहुत ही एक कह लो कि खुशी का आलम था, और हर बंदा ही बहुत खुश था, कोच से लेके प्लेयर तक। तो ये बहुत ही नीडेड रन्स थे शान मसूद के लिए, और ये उनको जरूरत थी कि एज अ कैप्टन और एज अ बैटर वो अपनी जस्टिफाई करें प्लेयर्स को टीम में, और साथ लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। तो ये जो इन्होंने रन्स किए, 151 की इनिंग्स खेली, ये बड़ी ही जबरदस्त थी, अच्छे टेम्परमेंट के साथ खेली गई थी। स्पिनर्स को अटैक किया, पेसर्स पे बाउंड्रीज निकाली। तो ये ओवरऑल मैं कहता हूँ कि एक बहुत जरूरी इनिंग्स थी पाकिस्तान के लिए और शान मसूद के लिए। सो ये पाकिस्तान का दूसरा पॉजिटिव था इस पूरे मैच में। इसके अलावा हम तीसरे पॉजिटिव की बात करते हैं तो जनाब इट वाज नन अदर देन सलमान अली आगा। द मैन वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल इन बोथ इनिंग्स। बाय द वे, देयर इज समथिंग यू कांट से फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान, बट सलमान अली आगा वाज एक्सेप्शनल। बंदे ने पहली इनिंग्स में जो है ना वो ऑलमोस्ट रन अप बॉल करते हुए सेंचुरी मारी है। दूसरी इनिंग्स में बंदे ने 60 ऑड रन आई थिंक स्कोर किए हैं। और यार मैं कहता हूँ इनक्रेडिबल उसका जो है ना वो एक पर्पल पैच चल रहा है। बंदा आपको रन करके देता है, क्रूशल टाइम पे खड़ा रहता है, विकेट बचाता है, ग्राइंड कर सकता है पिच पे, वेट कर सकता है, अटैक कर सकता है, बॉलिंग के साथ यूटिलिटी देता है। ऑल्दो ये आपका फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है, इससे आप बफर ओवर्स निकलवा सकते हो, लेकिन आप इसको पूरी तरह बॉल हैंड नहीं कर सकते कि भाई जा और जाके विकेटें लेके दे और तू हमारा फ्रंट लाइन स्पिनर है। ऐसा नहीं हो सकता। बट ही कैन गिव यू अ कपल ऑफ बफर ओवर्स रियली नाइसली, एंड देन द यूटिलिटी ही ऑफर्स विद द बैट एंड द रेंज ऑफ स्ट्रोक्स दैट मैन हैज, मैन इट वाज इनक्रेडिबल टू सी हिम बैट। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं शुरू से इसका फैन हूं, जब से मैंने इसको डोमेस्टिक में देखा था और लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करते हुए देखा था पीएसएल में। सो आई बिलीव ही वाज वन ऑफ द बिगर पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान। अब पॉजिटिव्स की बात क्योंकि हो गई है, तो अब हम आ जाते हैं जनाब नेगेटिव्स पे, और नेगेटिव्स काफी ज्यादा है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग से, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की पेस बॉलिंग से। देखिए हम फील्ड कर रहे थे 3 पेस अटैक को, और जो हमारा 3 पेस अटैक था वो शाहीन, नसीम और आमिर जमाल पे मुश्तमिल था। देखिए ये तीनों ने ना अपना काम एक तरह से नहीं किया जितना इनको करना चाहिए था। शाहीन ने न्यू बॉल के साथ थ्रेट नहीं किया इंग्लैंड को। नसीम शाह ने एक विकेट ली, ऑल्दो दैट वाज मोर ऑफ लाइक field benefit, but still credit goes to Naseem Shah who bowled that delivery, the short of the length delivery. And but apart from that, Pakistan was never in the game with their bowling, particularly with their pace bowling, जो कि हमारा एक लैंडमार्क है पाकिस्तान का, कि जी पाकिस्तान हर तरफ छाया होता है अपनी पेस बॉलिंग की वजह से। बहुत ही गंदी पेस बॉलिंग है पाकिस्तान की अब तो। और हमारा जो शाहीन है उसके पता नहीं पर कट चुके हैं और वो उड़ नहीं पा रहा। और नसीम शाह तो मैं कहता हूँ अनलकी बंदा है भाई। वो अगर कंसिस्टेंटली एक लाइन पे बॉल करता है, उसको एलबीडब्ल्यू का शाउट मिलता है, तो वो उसका ओवरटर्न हो जाता है अंपायर्स कॉल पे। एज निकलता है अगर उसकी बॉल पे, तो ना फील्डर कैच ड्रॉप कर देता है। आमिर जमाल पे बात करते हैं तो यार आमिर जमाल को भी हम देखते हैं, फिर हम कहते हैं यार इसको थर्ड पेसर के तौर पर नहीं खिलाना चाहिए, ही कुड बी योर फोर्थ पेसर। बट देन द क्वेश्चन राइजेस कि आप फोर्थ पेसर अगर इसको खिला रहे हो तो किसको ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि सलमान अली आगा तो नहीं बनता उसको ड्रॉप करना। सो दीज आर ऑल वेरी कंसर्निंग थिंग्स फॉर पाकिस्तान। जब हम बात करते हैं पेस बॉलिंग की, वहां पे मैं ये भी बात करनी है कि ना पेस तो है ही नहीं। हमारे जो बॉलर्स है उनकी एवरेज पेस जो है वो 135 या 137 के इर्द गिर्द रहती है। ये एवरेज नहीं है, वैसे ये फास्टेस्ट है वैसे आमतौर पे, और एवरेज तो हमारी उससे भी नीचे गिरी होती है। तो यार वो जो पाकिस्तान एक नोन था, एक थ्रेट करता था पूरी दुनिया को कि भाई हमारे पास पेस बॉलर्स और 140 प्लस क्लिक वाले बॉलर हैं, वो तो चीज खत्म हो गई है। इट लुक्स लाइक अ मिथ नाउ, इट लुक्स लाइक ये तो सालों पहले की बात है, हालांकि सालों पहले की नहीं है। अभी पिछले साल ये चीज हो रही थी कि हमारे जो बॉलर्स हैं, जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, वो 140 प्लस पे बॉल कर रहे थे, एंड इट वाज सो इजी टू डू। अब हमारे पास सिर्फ मेरा ख्याल है हारिस रऊफ है, जो इसके अलावा तो कोई है ही नहीं जो 140 प्लस बॉल कर सके, और हारिस रऊफ भी
टेस्ट क्रिकेट तो खेलता नहीं, तो ये एक और मसला है हमारे लिए। हमारे पास एक्सप्रेस पेस ही नहीं है अपने आर्सेनल में। और इसी से अगर हम आगे निकले तो पाकिस्तान की बॉलिंग में दूसरा मसला आता है, और वो है पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग का। अबरार अहमद पे पहले भी मैंने बात की थी कि यार अबरार को आप लोन स्पिनर के तौर पे खिलाते हैं, अगर वो भी शो अप नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो फिर बहुत मसले हो जाते हैं। 35 ओवर में बंदे ने आई थिंक 174 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं थी, कोई मेडन ओवर नहीं था। अबरार के बारे में बाय द वे एक अपडेट है कि अबरार ने लास्ट 2 डेज इसलिए नहीं खेला क्योंकि वो हॉस्पिटल में था, उसको बुखार बुखार हो गया था, जिस्म में दर्द हो रही थी, सो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वी होप नथिंग इज सीरियस एंड ही गेट्स फिट वेरी सून बिकॉज पाकिस्तान नीड हिम एंड पाकिस्तान नीड हिम एट इज वेरी बेस्ट। बट अगर हम बात करते हैं उसके फिगर्स की, तो यार बहुत ही गंदी मार पड़ी है उसको। और उसको जो प्लान दिया गया था कि भाई आपने वाइड आउटसाइड ऑफ बॉल करवाते जाना है बेन डकेट को, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई समझ नहीं आई इसका लॉजिक क्या था, क्योंकि वो बड़े आराम से जिस बॉल को दिल करता था डक कर देता था, जिस बॉल को दिल करता था कवर से निकाल देता था, मिड ऑफ से निकाल देता था। लाइक ऐसे ही चल रहा था भाई, कोई समझ नहीं थी आ रही, कोई प्लान है, कोई कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था बस हाँ भी कराई जा, और बस हम देख रहे हैं मुंह के कब तक वो मारता है, जब खुद ही आउट होगा तो हो जाएगा। सो यहाँ से अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के जो कैप्टनसी के मसाइल हैं। देखिए शान मसूद, मैंने पहले भी बात की थी कि शान मसूद जब फील्ड में होता है, रन पड़ने शुरू होते हैं, तो बिल्कुल ही कंधे जो है ना वो गिर जाते हैं, चेहरा पिचक सा जाता है, और बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हिम्मत हार गया, कोई एक्टिव नहीं है, कोई एनर्जेटिक नहीं है। फील्डर्स तो हमारे पहले ही इस तरह के हैं कि जब थोड़े से रन पड़ने लगते हैं तो इनके हाथों से कैचेस भी गिरने लग जाते हैं, और वो सारा कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ इस मैच में भी। क्रूशियल कैचेस आपने ड्रॉप किए, आपकी ग्राउंड फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी। और कैप्टन भी यही है कि कैप्टन की जब वो आसान खता हो जाएंगे तो फिर फील्डर्स क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। इट इज द कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने फील्डर्स को उठाए, अपने बॉलर से काम ले, लेकिन बॉलर्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कैप्टन खुद भी कोई हेल्प नहीं कर रहा अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स के साथ या अपने एक जज्बे के साथ। तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ से ये हुआ कि ऑल दैट कैन गो रॉन्ग डिड गो रॉन्ग फॉर पाकिस्तान एंड इट वाज शेमफुल। और यार वी कैन ओनली होप कि ऐसी शर्मिंदगी हमें दोबारा फेस ना करनी पड़े, क्योंकि अगर ये दोबारा फेस करनी पड़ेगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट के उतने फैंस रहेंगे, लोग मेरा ख्याल है मुतनफर हो जाएंगे। इस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और जो हमने नेगेटिव की बात करनी है वो थी पिच। इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं थी कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंग्लैंड ने इसी पिच पे बॉलिंग की, बैटिंग की। बैटिंग में आपसे बहुत अच्छा खेले, बॉलिंग में फिर भी आपसे बहुत अच्छा खेले, उन्होंने 20 विकेट्स पिक की और बहुत ही टाइम पे पिक की। तो यार पिच का उतना ज्यादा फॉल्ट नहीं था, बट स्टिल आई विल से कि पिच का थोड़ा बहुत फॉल्ट था। आपको ग्रीन टॉप बनाना चाहिए था जैसे आपने रावलपिंडी में बनाया था, स्पेशली वो जो सेकंड टेस्ट वाली विकेट थी वो काफी अच्छी थी, काफी साजगार थी फॉर द बैटर्स, फॉर द स्पिनर्स एंड फॉर द पेस बॉलर्स। सो यू कुड हैव मेड समथिंग सिमिलर टू दैट। आई डोंट नो व्हाट these guys were thinking and I only hope that these guys go back into the dressing room and think कि यार हमसे क्या गलत हुआ है और अब उस पर काम करते हैं, और फिर जो नेक्स्ट मैच आएगा उसमें यही इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी पिच क्यूरेटर को कि भाईजान आप जो है ना अच्छी पिच बनाएं और थोड़ा सा ग्रीन ग्रास उस पर छोड़ें, ताकि हम अपने बॉलिंग अटैक को बैकअप कर सकें पिच की कंडीशंस के साथ, और हम उनको ये हौसला दें कि भाई पिच में काफी कुछ है आप लोगों के लिए, सो बी कंसिस्टेंट विद योर लाइन एंड लेंथ एंड यू विल गेट विकेट्स फॉर श्योर। देखिए अब अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की तो बात कर ली पाकिस्तान के इस मैच की, अब हम ये बात करते हैं कि अब आगे का क्या प्लान है, आगे किस तरह से चलना चाहिए। तो देखें जो सबसे पहली चीज आती है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, स्पेशली इन द फॉर्म के आप अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को, अपने कैप्टन को, अपने कोच को, मैनेजमेंट को बैक करो और उन्हें ये मैसेज दो कि भाई आपके जो भी प्लान्स हैं आप उनको एग्जीक्यूट करें, ये होम सीजन आपका ही है, आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इनको एग्जीक्यूट कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपने प्लान्स को, उनकी जो भी स्ट्रेटेजीज है वो वर्क नहीं कर रही, तो फिर उनको आप बिहाइंड क्लोज डोर्स बुलाओ और उनके साथ बैठ के बातचीत करो कि भाई क्यों नहीं रिजल्ट आ रहे, क्यों आपके जो प्लान्स हैं वो फेल हो रहे हैं ऑन द फील्ड। ये चीज आपको करनी है, लेकिन आपको मीडिया पे एक ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि आप बैक कर रहे हो अपने कैप्टन को, अपनी टीम को, अपने हेड कोच को। जब तक ये चीज नहीं होगी, जब तक वो फाख्ता शाख्ता वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो निकल के आते रहेंगे और आपको खबरें देते रहेंगे, मसालेदार खबरें अजीब अजीब सी, तब तक कोई चीज ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि हर बंदा सेंसेशनलिज्म के पीछे पड़ा हुआ है और इसी तरह खिलाड़ियों का मोराल भी गिरता है कि यार किस किस तरह की खबरें चल रही हैं। बाज़ अगर कप्तान को खुद नहीं पता होता कि मैं हटाया जाने वाला हूं और उसको मीडिया से पता लग रहा होता कि मुझे हटा रहा है। सेकंड चीज जो पाकिस्तान को करनी है जनाब आगे के टेस्ट मैचेस के लिए, और ये सिर्फ इंग्लैंड के लिए बात नहीं है, ये ओवरऑल हमारा जो होम टेस्ट टेम्पलेट है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि अच्छी पिचेस इनको बनानी पड़ेंगी अगर इनको घर पे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और जीतनी है, क्योंकि आप जब तक अच्छी विकेट्स नहीं बनाओगे तब तक आपके चांसेस नहीं है कि आप अच्छा उस पर परफॉर्म करो और इवन कि आप जीत भी सको, क्योंकि आप 11 गेम्स कंसिस्टेंटली हार चुके हो। आपको बहुत अशद जरूरत है कि आप होम पे जीतो, आपका जो होम सॉइल हॉरर है वो कंटिन्यू ही चल रहा है। मेक गुड पिचेस, इट इज अप टू यू टू
डिसाइड कि आपने किस तरह की विकेट्स बनानी है। हमें ये पता लग गया कि फटा विकेट जो है, जो फ्लैट विकेट हैं, वो हमारे लिए नहीं है। सो आप अब देखो कि आपको ग्रीन टॉप्स बनाने हैं, भारी किस्म के ग्रीन टॉप्स बनाने हैं या फिर स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनानी है, ये अब आपके ऊपर है। लेकिन प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर एंड फोकस ऑन मेकिंग द राइट विकेट्स फॉर द होम टेस्ट टेम्पलेट। तीसरी चीज पे आते हैं जो कि हमारा एक तरह से फाइनल पॉइंट है, और वो मेरा ख्याल है इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? वो है कि जनाब गेम अवेयरनेस को इंक्रीज करना है हमारे प्लेयर्स में। गेम अवेयरनेस को इंक्रीज करने से क्या मुराद है कि भाई ये जो प्लेयर्स हैं ये 10-10 साल से खेल रहे हैं, कोई 5 साल से खेल रहा है, कोई 8 साल से खेल रहा है, कोई 2 साल से खेल रहा है, लेकिन इनमें गेम अवेयरनेस नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आती। इनको जैसी मर्जी आप कंडीशन दे दोगे ना, ये अगर इनको अपनी विकेट थ्रो करनी है तो फिर ये इन द वर्स्ट वे पॉसिबल अपनी विकेट को थ्रो कर देते हैं। ये चीज इनको बैठ के बताने की जरूरत है कि भाईजान अपने आप को थोड़ा सा हौसले में रखा करो और प्लीज गेंद देख के खेला करो कि कौन सी गेंद खेलने वाली है, कौन सी लीव करने वाली है। गेम अवेयरनेस का इशू टी20 वर्ल्ड कप में भी आया था, जब रिजवान ने बुमराह को टेक ऑन करने की कोशिश की थी और सीधा पहली बॉल पे बोल्ड हो गया था। ये चीज पाकिस्तानी प्लेयर्स में बहुत टाइम से लैक कर रही है कि इनमें गेम अवेयरनेस ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि कब हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना है, हमें थोड़ा सा टाइम गुजारना है, कब हमें अटैक करना है, कब हमें थोड़ा सा बैकफुट पे जाना है। ये चीजें इनको पता ही नहीं है। और हालांकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो बंदे इतने इतने टाइम से खेल रहे हैं, स्पेशली हमारा कैप्टन, इसको पता होंगी ये चीजें। सिट विद दीज पीपल, टेल देम टू शो सम गेम अवेयरनेस ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड एज वेल। So these were the couple of things I think Pakistan could do to get out of the home soil horror which has been going on for quite a lot of time now। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये जो पूरा मैंने आपके सामने रखा है, एक पूरा जायजा है वो कि पाकिस्तान के कितने पॉजिटिव्स हैं, कितने नेगेटिव्स हैं। बताओ कि आप कितने में से एग्री करते हो, और अगर आपके नजदीक कोई और पॉजिटिव था या कोई और नेगेटिव था, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इसके अलावा अगली वीडियो आने वाली है पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के बारे में, जो कि अब नई फॉर्म कर दी गई, और उसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स को जोड़ देता एक में, तो ये बहुत लंबी वीडियो चली जानी थी, क्योंकि मुझे काफी भड़ास भी निकालनी है। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। एक वीडियो आएगी इसके बाद जिसमें कि हम उस सिलेक्शन कमेटी की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल। और इसीलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, पर्टिकुलरली ट्विटर पे। वहां पे काफी ज्यादा एक्टिव चल रहे होते हैं, बहुत सारी न्यूज अपडेट्स दे रहे होते हैं और रिएक्ट भी कर रहे होते हैं, डिस्कशंस भी चल रही होती हैं। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।